इस मूवी का स्टार्ट 1973 में स्कल आइलैंड को दिखाते हुए होता है, जो कि 2017 में आने वाली स्कल आइलैंड मूवी में हमने देखा था। उसी आइलैंड पर हम बिल नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कह रहा था कि मैंने तुम लोगों के लिए काफी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है, लेकिन इस दौरान मैंने बहुत सी मिस्टेक्स भी की हैं, जिन्हें मैं अब सुधारना चाहता हूँ। और इसी के साथ ही बिल वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि एक स्पाइडर मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा था। बिल भागते भागते किनारे तक पहुँच जाता है, और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर बिल तक पहुँचता, बिल अपना बैग पानी में फेंक देता है। वो मॉन्स्टर बिल को मारने ही वाला था कि तभी जमीन से एक और मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और स्पाइडर मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बिल को मौका मिलता है और वो वहाँ से भागने लगता है। जबकि वो दोनों मॉन्स्टर्स लड़ते लड़ते पानी में गिर जाते हैं, तभी बिल पानी में बहते अपने बैग को देखता है, जिसमें उसकी पूरी रिसर्च थी और उस बैग पे मोनार्क का साइन भी बना हुआ था। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें 2013 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ कुछ फिशरमैन पानी में से काफी सारी मछलियाँ निकालते हैं और उन मछलियों में उन्हें बिल का बैग मिलता है। जिसके बाद हमें 2014 में होने वाले गॉडजिला के अटैक्स के 1 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ हम कैट नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि अपने पिता हिरोशी की डेथ के 1 साल बाद उनके टोक्यो वाले घर जा रही थी। वो जब एयरपोर्ट पे उतरती है तो उसे वहाँ हर जगह गॉडजिला के साइंस भी दिखाई देते हैं, जिन्हें देख के वो काफी ज्यादा डर जाती है। कुछ ही देर में वो अपने पिता के घर पहुँच जाती है और इस दौरान वो फोन पे अपनी मदर के साथ इस बारे में बात भी कर रही थी। तभी उसे लगता है कि शायद अंदर कोई है। कैट जब लॉक खोल के अंदर आती है तो उसे वहाँ अपने फादर की कुछ फोटोज दिखाई देते हैं, जिनमें वो किसी और परिवार के साथ थे। और तभी हमें पता चलता है कि हिरोशी की पत्नी एमिको और उसका बेटा केन भी उसी घर में रहते थे, जो कि कैट से पूछते हैं कि तुम घर के अंदर कैसे घुसी हो। जिस पर कैट उन्हें बताती है कि मेरे डैड ने मुझे ये की दी थी और ये घर मेरे पिता हिरोशी का है। ये सुन के वो दोनों भी चौंक जाते हैं। इसके बाद हमें 1959 की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ हम स्कल आइलैंड पे हिरोशी के फादर बिल को देखते हैं, जो कि उस टाइम अभी यंग थे और उनके साथ उनकी पत्नी डॉक्टर काइको भी थी, जबकि एक यूएस आर्मी सोल्जर ली उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनके साथ था। वो तीनों कजाकिस्तान में रिसर्च के लिए आगे बढ़ रहे थे और वो वहाँ रेडिएशन पे रिसर्च के लिए आए थे। कुछ ही देर में वो लोग एक जंगल में पहुँच जाते हैं, जहाँ वो रेडिएशन से बचने के लिए मास्क पहन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो जंगल में आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें वहाँ एक लड़का मिलता है, जिसे देख के वो तीनों डर जाते हैं और अपनी गन्स निकाल लेते हैं। लेकिन फिर काइको उस लड़के को काम डाउन होने का कहती है और कहती है कि वो लोग उसकी हेल्प कर सकते हैं, जिस पर वो लड़का अपनी गन नीचे कर लेता है और उन्हें बताता है कि इस जंगल में काफी अजीब चीजें होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पहले भी लोग आते रहते हैं। काइको उससे पूछती है कि ऐसा क्या है यहाँ पर। वो लड़का उन्हें बताता है कि करीब ही एक खाली शहर है और हमारे यहाँ सभी लोगों का मानना है कि उस खाली शहर से हेल में जाने का रास्ता है। जिसके बाद वो उन्हें उस शहर का रास्ता दिखा के वहाँ से चला जाता है। अब वो तीनों आगे बढ़ते हैं और एक जगह पहुँच के उन्हें वो शहर मिल जाता है, जो कि बिल्कुल खंडर बन चुका था और उस शहर के बीच एक पावर प्लांट भी था, लेकिन उस जगह उन्हें कोई भी रेडिएशन नहीं मिलती, जिसके कारण काइको चौंक जाती है और वो उनसे कहती है कि हमें पावर प्लांट के अंदर जाकर चीजों को देखना होगा। जिसके बाद वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं और इसी के साथ ही सीन फिर से 2015 में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ केन कैट से कहता है कि तुम मेरे पिता जैसी तो बिल्कुल भी नहीं दिखती। इसलिए कैट उन्हें हिरोशी के साथ अपनी फैमिली फोटोज दिखाती है, जिसके बाद वो उनसे कहती है कि उन्होंने हम सबको ही धोखा दिया है। तभी वो उनसे ये जानने की कोशिश करती है कि मेरे पिता ने पहले किससे शादी की थी, जिस पर एमिको कहती है कि हिरोशी कैसे मरे थे, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं और क्या वो 2014 के इंसिडेंट में तुम्हारे साथ थे। लेकिन ये सुन के कैट बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उन्हें कुछ बताए बगैर वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ ही कहानी फिर से पास में चली जाती है, जहाँ वो तीनों उस शहर के बीच में पावर प्लांट के पास पहुँच जाते हैं। इसके बाद वो बहुत सी जगहों पे बॉम्ब लगा देते हैं और वहाँ काफी ज्यादा धमाके करवाते हैं, जिससे उन्हें जमीन के नीचे से बहुत ज्यादा रेडिएशंस मिल जाती हैं। तभी वहाँ पे अर्थक्वेक आने लगता है, जिसके कारण वो तीनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। इधर प्रेजेंट टाइम में कैट को उसकी माँ का फोन आता है, जिन्हें कैट बताती है कि मेरे पिता ने यहाँ हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा है। तभी वहाँ पे अलार्म बजने लगता है, जिसके कारण सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। इसी दौरान एमिको और केन भी कैट के पास पहुँच जाते हैं और उसे लेकर पास ही एक मेट्रो स्टेशन में गॉडजिला के सेफ हाउस में आ जाते हैं, जहाँ एमिको कैट को बताती है कि गॉडजिला के पिछले अटैक के बाद गवर्नमेंट ने सभी लोगों को सेफ रखने के लिए ऐसी बहुत सी जगह बनाई हैं। ये सुनकर कैट डरने लगती है, क्योंकि इसका मतलब ये था कि एक बार फिर से यहाँ गॉडजिला के अटैक का खतरा था। तभी एमिको और केन एक बार फिर से उससे पूछते हैं कि जब हिरोशी की डेथ हुई थी तो उस टाइम क्या वो तुम्हारे साथ थे, जिस पर कैट उन्हें बताती है कि नहीं। और इसी के साथ ही उसे 2014 का टाइम याद आता है, जब सैन फ्रांसिस्को में होने वाले गॉडजिला के हमले के टाइम वो एक बस में थी और उसके सामने ही गॉडजिला ने वहाँ एक ब्रिज
को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसी दौरान वो बस से बाहर आई थी जहाँ उसने गॉडजिला को बड़े करीब से देखा था, जिसके कारण उसने काफी सारे बच्चों को बस से निकलने में उनकी हेल्प की थी। लेकिन गॉडजिला के हाथ से पत्थर गिरने के कारण वो बस बाकी बच्चों के साथ पानी में गिर के डूब जाती है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और ये हॉरिफिक सीन उसे प्रेजेंट टाइम में भी डरा देता है। लेकिन एमी को उसे संभालती है और काम डाउन करती है। उधर 1959 में वो तीनों ब्लास्ट वाली जगह से नीचे आ जाते हैं, जहाँ उन्हें एक जगह काफी सारे अंडे दिखाई देते हैं जो कि दूसरी दुनिया के किसी एनिमल के थे। तभी बिल उनसे कहता है कि हमें उन अंडों के डीएनए सैंपल्स लेने होंगे, लेकिन ली उससे कहता है कि नीचे जाना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर वो एनिमल भी हो सकता है जिसके वो अंडे हैं। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी काइको उनसे कहती है कि नीचे मैं जाऊंगी। बिल भी उसकी बात मान जाता है, लेकिन ली उस पर भी गुस्सा करने लगता है, जिस पर काइको उनसे कहती है कि वो 5 मिनट में ही वापस आ जाएगी। ये सुनकर ली भी मान जाता है, लेकिन वो भी उसके साथ नीचे जाने का फैसला करता है। इधर प्रेजेंट टाइम में सेफ्टी अलार्म बजता है, इसलिए सब लोग सेफ हाउस से बाहर आ जाते हैं, जहाँ एमी को कैट को उनके घर आने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन कैट उनके साथ जाने से मना कर देती है। तभी कैन उससे कहता है कि हमारे पिता बहुत ही अजीब इंसान थे और उनके बहुत सारे सीक्रेट्स भी थे, जिनके बारे में जानने के लिए ही शायद तुम यहाँ आई हो, और इसके लिए हमें उनके ऑफिस में जाना चाहिए। कैट भी इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद कैन उसे लेकर अपने फादर के ऑफिस में आ जाता है, जहाँ वो इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन कैट को वहाँ कोई भी काम की चीज नहीं मिलती। पर तभी उसे वहाँ एक मैप दिखाई देता है, जिसके पीछे उन्हें एक लॉकर मिलता है। कैट उसमें अपनी और अपनी मदर की, जबकि कैन और उसकी मदर की बर्थ डेट एंटर करती है, लेकिन वो लॉक ओपन नहीं होता, और जब वो उन चारों की बर्थ डेट्स को एक साथ डालती है तो वो खुल जाता है, जिस पर कैट कहती है कि शायद वो हम सभी से एक जितना ही प्यार करते थे। तभी उसे उस लॉकर में से बिल का बैग भी मिल जाता है, जिसमें बहुत सी हार्ड ड्राइव्स थी और उन पर मोनार्क का साइन भी बना हुआ था। तभी कैट कहती है कि मैंने ये साइन 2014 में होने वाले हादसे के दौरान देखा था, जहाँ मोनार्क के बहुत सारे सोल्जर्स उस जगह पे सभी चीजें रिकॉर्ड कर रहे थे। तभी वो कैन से कहती है कि हमें पता लगाना होगा कि हमारे पिता असल में थे कौन। तभी कैन उसे एक लड़की के बारे में बताता है जो कि उनकी हेल्प कर सकती थी, इसलिए वो दोनों उस लड़की जिसका नाम मे था उसके पास पहुंच जाते हैं। मे उन्हें बताती है कि ये तो 1970s की ड्राइव्स हैं, जिस पर कैन उससे कहता है कि मैं तुम्हें इनको डिसाइफर करने के पैसे दूंगा। ये सुनकर मे भड़क जाती है, क्योंकि वो कैन की गर्लफ्रेंड थी और उनका भी अभी ब्रेकअप हुआ था, इसलिए कैन उसके पीछे उसे मनाने जाता है। लेकिन मे उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती, क्योंकि तुम कभी भी बताए बगैर गायब हो जाते हो। लेकिन कैन उसे अपने फादर के बारे में बताता है कि हमें उनके बारे में जानना है, इसलिए हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। और तभी वहाँ पे कैट भी आ जाती है, इसलिए मैं उन्हें अपने घर ले आती है, जहाँ वो उनकी हार्ड ड्राइव्स को डिसाइफर करने लगती हैं, क्योंकि उनमें सब कुछ ही कोडेड था। मैं उन्हें जब ओपन करती है तो उनके सामने काफी ज्यादा डेटा आता है, और उन फाइल्स के ओपन होते ही ये चीज दूसरी तरफ किसी और को भी पता चल जाती है, इसलिए वो इस बारे में अपने साथी टिम को बताती है। टिम भी इस सबको देख के काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी वो लड़की टिम को बताती है कि उन फाइल्स को टोक्यो में ओपन किया गया है, जिस पर टिम उससे कहता है कि मैं इन सब चीजों को संभाल लूंगा। इसके बाद वो अपनी साथी दुआ को फोन करके उससे हेल्प मांगता है। इधर टोक्यो में वो तीनों डेटा देख रहे थे, जिसकी उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वहाँ पर दुनिया भर के मॉन्स्टर्स के डेटा के साथ साथ बिग फुट भी नजर आता है। तभी उन्हें वही मैप दिखाई देता है जो कि हिरोशी के ऑफिस में भी था, और इसमें उन्हें मोनार्क कंपनी का नाम हर जगह दिखाई देता है, जिस पर कैट कहती है कि 2014 के अटैक के दौरान भी मोनार्क कंपनी के लोग गॉडजिला की हर एक हरकत पर नजर रखे हुए थे, और उसे लगता था कि मोनार्क के पास इन चीजों की काफी जानकारी है। तभी कैन कहता है कि शायद इसी वजह से 2014 में उनके पिता हिरोशी भी सैन फ्रांसिस्को में ही थे, जो कि वहीं मारे गए थे। लेकिन कैट उसे बताती है कि वो सैन फ्रांसिस्को में नहीं थे। तभी कैट को याद आता है कि वो गॉडजिला के अटैक के बाद वो अपने पिता से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, और इसी दौरान वो उससे मिले थे। उन्होंने कैट को कहा था कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, जबकि तुम्हें ये लेटर लेकर अपनी मॉम के साथ जाना होगा। जिस पर कैट कहती है कि मेरी माँ बीमार है और आप हमें इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकते। जिस पर उसके फादर ने उससे कहा था कि मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब तुम्हें ही अपनी माँ का ख्याल रखना होगा। और ये कहकर वो वहाँ से चले गए थे, जिसका कैट को काफी ज्यादा दुख हुआ था। यहाँ प्रेजेंट टाइम में वो बताती है कि उसके बाद हमें अलास्का से फोन आया था और हमें बताया गया था कि हमारे पिता का प्लेन तूफान में कहीं गायब हो गया है। ये सुनकर कैन कहता है कि इसमें तो उनके पिता का कोई कसूर नहीं है। जिस पर कैट कहती है कि उन्होंने जो भी किया उससे मेरा या मेरी मदर का कोई भी नाता नहीं है। तभी मे को उन फाइल्स में एक फोटो मिलती है, जिसमें एक बहुत बड़े मॉन्स्टर के पंजे के निशान में काइको खड़ी थी। जिस पर कैट कहती है कि वो उसकी ग्रैंड मदर है, लेकिन उनकी फोटो इन फाइल्स में क्यों है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। इसी के साथ ही सीन
एक बार फिर से 1959 में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ काइको और ली उस जगह से नीचे आते हैं और काइको उन अंडों के डीएनए सैंपल लेने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे अर्थक्वेक आने लगता है, जिसकी वजह से ली काइको को लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी उनके सामने उन अंडों में से मॉन्स्टर्स बाहर आने लगते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। लेकिन वो दोनों भाग के रस्सी की हेल्प से ऊपर जाने लगते हैं। लेकिन इस दौरान वो मॉन्स्टर्स काइको को पकड़ लेते हैं। ली उन पे गोलियां चलाने लगता है, जबकि बिल उसे ऊपर खींचने की पूरी कोशिश करता है, पर फिर भी वो मॉन्स्टर्स काइको को नीचे खींच लेते हैं, जिसके कारण ली और बिल काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और इसी के साथ ही इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड यही एंड हो जाता है। सेकंड एपिसोड के स्टार्ट में हम ऑफिसर ली को उसके ऑफिसर के साथ देखते हैं और ये टाइम 1952 का था, यानी कि पिछले एपिसोड में दिखाए जाने वाले इंसिडेंट से 7 साल पहले का, जहाँ ली का ऑफिसर उससे पूछता है कि तुम इंजर कैसे हो गए हो, जिस पर ली उन्हें बताता है कि हमारी टीम एक बार में गई थी जहाँ एक ऑफिसर एक लड़की के साथ मिसबिहेव कर रहा था, इसलिए हमने उस ऑफिसर को पकड़ के काफी मारा था। ये सुनकर उसका ऑफिसर उससे कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया वो गलत है, जिसके बाद वो उसे एक जापानीज साइंटिस्ट की रक्षा करने का मिशन देता है। ली उसका ऑर्डर मानते हुए वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो उस मिशन के लिए फिलिपाइन आता है, जहाँ उसे काइको मिलती है। ली उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी रक्षा करने का टास्क मिला है, जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में ली उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे किसी न्यूक्लियर प्लांट को ढूंढ रही हो। काइको उससे कहती है कि हाँ, हमें यहाँ से काफी सारे सिग्नल्स मिले हैं जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं। इसके बाद हमें 2015 की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ केन अपने फादर के ऑफिस में आता है और इस दौरान वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था, इसलिए वो सभी चीजें उठा के इधर उधर फेंकने लगता है। तभी उसे एक बॉक्स में कुछ पेपर्स मिलते हैं, जिनके ऊपर मोनार्क का साइन भी था, और उन्हीं में उसे ली के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। उन पेपर से केन को ये भी पता चलता है कि ली की बटालियन को अभी अभी टोक्यो शिफ्ट किया गया था। वहीं उसे एक हार्ड डिस्क भी मिलती है, जिसके ऊपर फिलिपाइन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। उधर 1952 में ली और काइको एक जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें रिसर्च करना थी। इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे के बैकग्राउंड के बारे में भी बात कर रहे थे, लेकिन तभी काइको को वहाँ किसी के होने का एहसास होता है और तभी उनके सामने बिल आ जाता है, इसलिए ली उसे गन पॉइंट पे ले लेता है। तभी बिल उन्हें बताता है कि वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट है। ये सुनकर ली उसे छोड़ देता है, जिसके बाद बिल उन्हें बताता है कि मैं यहाँ सच की तलाश में आया हूँ। दूसरी तरफ 2015 में कैट वापस जाने के लिए एयरपोर्ट पहुँच जाती है, जहाँ उसे टिम मिलता है, जो कि उससे कहता है कि तुम्हें मोनार्क के बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे देनी चाहिए। कैट ये सुनकर वहाँ से आगे बढ़ने लगती है, जिस पर टिम उसे थ्रेटन करता है कि अगर तुमने वो इन्फॉर्मेशन हमें ना दी तो तुम खतरे में आ सकती हो। ये सुनकर कैट उसे वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन फिर मौका मिलते ही वो अपना मोबाइल टिम को मार के वहाँ से भाग जाती है। पर तभी उसे दुआ पकड़ लेती है, जो कि असल में टिम की साथी थी, और वो दोनों कैट को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान टिम कैट के मुंह पे कपड़ा डाल देता है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा डर जाती है और रेजिस्ट करते हुए वो गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देती है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ केन मे के पास आता है और उसे बताता है कि मुझे एक और हार्ड डिस्क मिली है। वो मे को उसे भी डिसाइफर करने के लिए देता है, पर मे उसे कहती है कि मैं भी बिजी हूँ, इसलिए तुम बाद में आना। जिसके बाद वो दरवाजा बंद कर देती है और अंदर आके मोनार्क की सभी सीक्रेट फाइल्स का पता लगाने लगती है। इधर कैट पुलिस स्टेशन आकर उन किडनैपर्स के बारे में बताती है और तभी उसे याद आता है कि उसका सामान भी एयरपोर्ट पे रह गया है। ये सुनकर ऑफिसर उससे कहता है कि तुम्हें कम ड्रिंकिंग करनी चाहिए थी, ये तो अक्सर टूरिस्ट से होता रहता है। लेकिन कैट उससे कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जिस पर ऑफिसर उससे कहता है तो फिर तुम्हें अमेरिकन एम्बेसी से बात करनी चाहिए। इसलिए कैट वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ केन घर आ जाता है, जहाँ एमिको ने हिरोशी और अपने फैमिली फोटोज निकाले हुए थे, लेकिन केन कहता है कि मुझे ये फोटोज बिल्कुल पसंद नहीं है और अब मुझे हिरोशी को देख के काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो दोनों मिलकर उन फोटोज को फाड़ने लगते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी केन को उनमें ली का एक फोटो भी मिलता है। दूसरी तरफ 1952 में बिल उन्हें बताता है कि मैं यहाँ पे काफी महीनों से हूँ और यहाँ के लोगों से मैंने पता लगाया है कि यही कहीं एक ड्रैगन है, जिसके मुंह से रेडिएशंस निकलती हैं और शायद उसी के सिग्नल से तुम यहाँ आए हो। तभी ली उससे कहता है कि तुम्हारी बातें तुम्हारी तरह बकवास हैं, इसलिए तुम यहाँ से निकलो और हमें हमारा काम करने दो। लेकिन काइको उससे कहती है कि हमारी रिसर्च में शायद बिल हमारी हेल्प कर सकता है, जिस पर ली उससे कहता है कि क्या मेरा काम बस तुम्हारी रक्षा करना है। ये सुनकर काइको उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी मांग नहीं की थी, बल्कि गवर्नमेंट ने खुद से ही तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन के लिए अपॉइंट किया है और अगर तुम चाहो तो वापस जा सकते हो। ये सुनकर ली भी उसे गुड बाय बोल के वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद बिल और काइको जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान बिल उसे बताता है कि मैं इस जगह पर कुछ महीनों से रिसर्च कर रहा हूँ और मेरा काम दुनिया में अलग अलग मॉन्स्टर्स के बारे में पता लगाना है। ये सभी मॉन्स्टर्स एक ही रास्ते से आगे बढ़ते हैं और उस रास्ते पे
रिसर्च करके मैंने ये मैप भी बनाया है। जिसके बाद काइको भी उसे रेडिएशंस का चार्ट दिखाती है जो कि दोनों आपस में मैच हो रहे थे और ये देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। जिसके बाद बिल काइको को उस मैप के रास्ते से आगे लेकर जाने लगता है और तभी उन्हें वहाँ 1943 में डिस्ट्रॉय होने वाले यूएसए का नेवी शिप मिलता है जिसमें सफर करने वालों में सिर्फ बिल ही अकेला बचा था और इस बारे में हमने स्कल आइलैंड मूवी में देखा था। इधर 2015 में कैट मे के घर पहुंच जाती है लेकिन तभी मे उसे एक तरफ खींच लेती है और तभी वो देखते हैं कि टिम और दुआ मे के रूम में सब चीजों को चेक कर रहे थे, इसलिए वो दोनों छुप के वहाँ से निकल जाती हैं। दूसरी तरफ एमी को केन को बिल के बारे में बताती है कि वो उसके अंकल जैसे थे और उनकी फैमिली में वो अकेले ही बचे थे, जबकि हिरोशी और उनके बीच कुछ तो गड़बड़ हुई थी। तभी केन पूछता है कि क्या वो अभी भी जिंदा है, जिस पर एमी को कहती है कि शायद। तभी केन को मे का इमरजेंसी अलर्ट रिसीव होता है और इसी दौरान उनकी बेल भी बजने लगती है। केन जब वहाँ देखता है तो वो टिम और दुआ थे जो कि खुद को सीक्रेट एजेंट्स कहकर घर में घुस जाते हैं, जहाँ वो केन से कहता है कि बिल की वो फाइल्स हमें दे दो, नहीं तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये देखकर एमी को केन से कहती है कि तुम इन्हें वो फाइल्स दे दो और इसी के साथ ही वो उसे इशारा करती है, इसलिए केन फाइल्स लेने के लिए अपने रूम में चला जाता है और इस दौरान एमी को उन लोगों को चाय की ऑफर करती है। तभी टिम को वहाँ हिरोशी की फोटो दिखाई देती है जिसे देख के वो चौंक जाता है, लेकिन इस दौरान केन दूसरे रूम से भाग जाता है और उन दोनों के हाथ सिर्फ मोनार्क का खाली बैग ही आता है। इधर 1952 में बिल और काइको शिप के अंदर पहुंच चुके थे और इस दौरान बिल सभी चीजों को रिकॉर्ड भी कर रहा था। काइको को इस दौरान काफी अजीब आवाज भी सुनाई देती है, जबकि बिल को एक रूम में काफी सारा सामान मिलता है और उस बॉक्स पे बिल का सरनेम देख के काइको समझ जाती है कि वो भी उसी शिप पर ही था। बिल भी उसे इस बारे में बता देता है। अब काइको पूछती है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, जिस पर बिल कहता है कि होप, जिससे मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मैंने जो कुछ देखा है वो असली है, क्योंकि मैं ही इस शिप पे अकेला बचा था। इधर ली जो कि वापस जा रहा था, उसे इस जगह काफी ज्यादा रेडिएशंस मिलती हैं और तभी उसे आसमान में कोई अनोखी चीज चमकती हुई नजर आती है, इसलिए वो फिर से वापस लौट जाता है। इधर 2015 में कैट और मे एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, जहां मे अपने नकली पासपोर्ट और काफी सारे पैसे निकालती है। ये देखकर कैट उससे कहती है कि मुझे तो तुम कोई खतरनाक सीक्रेट एजेंट लगती हो। बाहर आने पर उन्हें केन भी मिल जाता है जो कि उनसे कहता है कि कोई उन फाइल्स के लिए हमारे पीछे पड़ा है, जबकि वो दोनों तो पहले ही उन्हीं से छुप के भाग रही थी। तभी केन उनसे कहता है कि एक आदमी है जो हमारी हेल्प कर सकता है। दूसरी तरफ 1952 में बिल और काइको एक रूम में पहुंचते हैं, जहां उन्हें शिप में मरे हुए सभी लोगों की डेड बॉडीज दिखाई देती हैं, जो कि बर्फ में जमी हुई थी, जिन्हें देखकर काइको काफी ज्यादा डर जाती है। तभी बिल उसे बताता है कि ये सब कुछ आज से 9 साल पहले हुआ था, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर आने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते में फ्रेश लिक्विड मिलता है जो कि ऊपर से गिर रहा था, जिसे देखकर काइको कहती है कि यहाँ पर कोई और भी है, जिसके कारण बिल उसे लेकर वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ 2015 में वो तीनों बच्चे एक सिक्योर जगह पे पहुँच जाते हैं, जहाँ वो कर्नल ली के बारे में पूछते हैं। वो लोग उन्हें कर्नल ली के पास ले आते हैं जो कि अभी भी जिंदा था। यहाँ हम ये भी नोटिस करते हैं कि ली की यंग एज और बुढ़ापे वाले दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से मिलते जुलते थे, क्योंकि ये दोनों बाप बेटा हैं। ली यहाँ कैन को पहचान कर खुश हो जाता है, लेकिन उसे कैट के बारे में पता नहीं था, जबकि मे उसे बताती है कि मेरा इन दोनों से ही कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद वो उन्हें लेकर बाहर आ जाता है और उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने मुझे कैसे ढूंढा है। कैन उसे बताता है कि हमें तुम्हारी एक फाइल मिली थी, उन फाइल्स में जो कि मोनार्क की सीक्रेट फाइल्स हैं। तभी कैट उससे कहती है कि अलास्का में मेरे पिता हिरोशी गायब हो गए थे, क्या आपको इस बारे में कुछ पता है। इसी दौरान मे देखती है यहाँ पर काफी सारे कैमरास थे, इसलिए वो इस बारे में ली से पूछने लगती है। ली उसे बताता है कि ये मोनार्क का सेफ हाउस है और मैं यहाँ हाउस अरेस्ट हूँ। ये सुनकर वो लोग फौरन से वहाँ से जाना चाहते थे, लेकिन ली उनसे कहता है कि मोनार्क ने अब तुम्हें ट्रैक कर लिया है, इसलिए वो तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक उसे तुमसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती, और इससे अच्छा है कि हम लोग मिलकर तुम्हारे डैड को अलास्का में ढूंढते हैं। जिसके बाद वो अपनी ट्रैकिंग डिवाइस को काट देता है और उनसे कहता है कि अब हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है। इधर 1952 में बिल और काइको पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बिल एक जगह पे फंस जाता है। काइको उसे बचाने की कोशिश करती है और इस दौरान वहाँ ली भी पहुँच जाता है, जो कि काइको के साथ मिलकर बिल को बचा लेता है। जिसके बाद वो तीनों जल्दी से बाहर आ जाते हैं और इससे पहले कि वो शिप उन पे गिरता, वो टाइम पे वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तभी उस शिप में से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है, जो कि इन तीनों पे अटैक कर देता है, लेकिन वो लोग उसके अटैक से बच जाते हैं और वो ड्रैगन आगे बढ़ने लगता है। वो लोग उस ड्रैगन को देख के काफी हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ ही सेकंड एपिसोड भी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।